तो कल का बातचीत बंद करें। कल चैप्टर कंप्लीट हो गया था आपका। जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसके 2 मिनट में कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आकाश सीधा बैठ। कल जो चैप्टर पढ़ाया था उसकी एक बार कहानी सुन लो पूरी, उसके बाद जो उसकी डिफिकल्ट मीनिंग्स थी वो नोट कर लेना आज, ठीक है। कहानी थी किसकी? एक कुत्ते की जिसका नाम क्या है? ट्रिकी। उसकी एक अमीर मालकिन है जिसका नाम है मिसेज पम्फ्री। तो एक शब्द आता है ओवर फीडिंग, मतलब अत्यधिक खिला देना। तो मिसेज पम्फ्री अमीर खानदान से है, पैसे वाली है, तो वो अपने कुत्ते को कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार करती है और लाड़ प्यार के चक्कर में उसे बहुत कुछ खिला रही है जो नहीं खिलाया जाना चाहिए। दूसरी बात, कुत्ते को एक्सरसाइज करवाना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करा रहा है, कुत्ता केवल घर में खा पी के पड़ा रहता है। तो इससे क्या हो गया है, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, एक्सरसाइज होती नहीं है, तो अंदर एनर्जी भी नहीं दिखाई देती। तो ट्रिकी में, कुत्ते का नाम क्या है? तो ट्रिकी में क्या है, कोई एनर्जी नहीं दिख रही थी। तो उसने सोचा कि इसमें एनर्जी की कमी है, तो वो उसको और क्या खिलाने लगी? बॉर्नवीटा, माल्ट, हॉर्लिक्स, रात को हॉर्लिक्स खिलाती, डेयरी मिल्क चॉकलेट खिलाती, ठीक है। इतना कुछ खिलाने लगी थी वो। तो जब इसमें एक डॉक्टर है, उनका नाम क्या है? मिस्टर हैरिएट। तो मिस्टर हैरिएट एक दिन गाड़ी से निकल रहे थे, इनका फैमिली डॉक्टर कह सकते हो वो। तो मिस्टर हैरिएट जो इसके कहानी के राइटर भी हैं वो खुद बता रहे हैं। तो वो एक दिन गाड़ी से निकल रहे थे, तो उन्होंने मिसेज पम्फ्री को कुत्ते को ले जाते हुए देखा। तो उन्होंने उसको रोक लिया कि इसकी हालत क्या है, ये तो बहुत ज्यादा मोटा लग रहा है। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, क्या कहा था? ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब जैसे कोई मांस का टुकड़ा मान लो उसके चारों कॉर्नर पे टांगे चिपका दी गई हो, ऐसा कुछ लग रहा था देखने में। और उसकी जो आंखें थी उसमें ब्लड शॉट, मतलब लाल लाल हो रही थी जैसे आंखों में खून जमा हो। और आंखों में र्यूमी पानी जैसा भी कुछ था, जैसे आंखों में आंसू नहीं आते रहते, ऐसा कुछ था। मतलब उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। तो मिसेज पम्फ्री से पूछा, मिसेज पम्फ्री हमने आपसे कहा था कि इसके खाने में कटौती करें और इसे थोड़ी एक्सरसाइज करें, क्या आपने कराई? तो उसने कहा खाने में कटौती क्या, मैंने सोचा इसमें एनर्जी नहीं है, ये लिस्टलेस हो गया है। लिस्टलेस का मतलब लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी होना। तब उसने सोचा कि इसमें शायद न्यूट्रिशन, पोषण की कमी है, तो मैं इसे हॉर्लिक्स देने लगी, कॉड लीवर ऑयल, मछली के तेल के कैप्सूल आते हैं वो खिलाने लगी, चॉकलेट देने लगी, क्रीम केक खिलाने लगी और डेयरी मिल्क खिलाने लगी, ताकि इसमें क्या है, फिर से न्यूट्रिशन आ जाए। एक्चुअल में डेयरी मिल्क वगैरह होती है, इसमें न्यूट्रिशन होते हैं क्योंकि दूध से बनी होती है ज्यादातर वो, ठीक है। फिर उसने कहा कि एक्सरसाइज कराती हो, कि एक्सरसाइज तो इतना करा लेती हूँ जितना मैं टहलती हूँ उतनी एक्सरसाइज ट्रिकी कर लेता है। अब तुम सोचो पैसे वाली महिला कितना टहलती होगी, जहां भी चले वो कार से चलती है, बड़ी लंबी सी कार है उसकी, तो लगभग एक्सरसाइज के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर उसने कहा कि एक गार्डनर है अपना जिसका नाम है हॉडकिन। तो हॉडकिन इसे कभी कभी क्या कराता था, रिंग थ्रोइंग का गेम खिलाता था। रिंग पकड़ता और उसको फेंक देता, कुत्ता उसको लेने जाता। लेकिन आज भी, आजकल उसको भी कौन सी बीमारी हो गई है? लुम्बेगो। लुम्बेगो नाम की बीमारी हो गई है। लुम्बेगो में आपका जो पीछे कमर का जो लोअर पार्ट होता है उसमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो उसने कहा वो भी आजकल इसको खिला नहीं पा रहा है। तो मिस्टर हैरियट कह के जाते हैं कि सुनो, इसकी अगर एक्सरसाइज तुमने नहीं कराई और इसके खाने में कटौती नहीं करी तो इसके रिजल्ट बहुत बेकार होंगे। समझ लेना, इसके खाने में कटौती करो और एक्सरसाइज कराओ, वरना कोई कुछ नहीं कह सकता कब क्या हो जाए। मिसेज पम्परी का मन गिर जाता है क्योंकि लाड़ प्यार इतना करती है, उसे भूखा रहने नहीं दे सकती। फिर कहती है ठीक है मिस्टर हैरियट, मैं प्रयास करूंगी, और चली जाती है। मिस्टर हैरियट को पता था ये खाना कम नहीं कर पाएंगे, लाड़ प्यार ज्यादा है, मानेंगी नहीं। कुछ दिनों बाद इसको मिस्टर हैरियट को कॉल आया कि मिस्टर हैरियट, ट्रिकी कुछ भी खा पी नहीं रहा है और जमीन पर फर्श पे पड़ा हुआ है और उल्टियां कर रहा है, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यानी बहुत ज्यादा उल्टियां कर रहा है। तो मिस्टर हैरियट आए और उन्होंने देखा और कहा कि सुनो, इसका इलाज इस घर पे नहीं हो सकता, इसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। ये सुन के मिसेज पम्परी मान लो एकदम बेहोश सी होने लगी, क्योंकि हॉस्पिटल एडमिट कर रहे हैं मतलब हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। और मिस्टर हैरियट ने कह दिया अगर ये हॉस्पिटल नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है, तो हॉस्पिटल भेजना उसकी मजबूरी बन गई। तो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है इसको ले जाओ। उस ट्रिकी के साथ साथ उसका जो भी सामान था, दिन का बिस्तर,
रात का बिस्तर, सुबह की ब्रेकफास्ट की कटोरी, दिन की कटोरी, लंच की, डिनर की, सब कटोरी वगैरह। फिर उसके कुछ पिलो, तकिया, उसके कुछ पहनने वाला ट्वीड कोट, ऐसा कोट था वो कि सर्दियों में सर्दी ना लगे, बारिश में वो रेनकोट बन जाए, ऐसा कोट था वो। तो वो उसको गाड़ी में उसने रख दिया। मिस्टर हैरियट उसको आगे वाली सीट पे बिठा के ले जा रहे हैं, और मिसेज पंफ्री और उसके जितने भी नौकर हैं सब रो रहे हैं कि वो बीमार है, यहाँ से जा रहा है हॉस्पिटल। मिस्टर हैरियट कह रहा है, साले तुझ में अभी तक लात नहीं पड़ी होगी इसलिए बिगड़ गया है, अब तुझे ढंग से सुधारूंगा मैं। क्योंकि उस कुत्ते की समस्या क्या थी, वो बीमार तो कोई था नहीं, बस ज्यादा खा पी के पड़ा रहता था, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो बीमारी तो होगी। हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल ले जाके उसने उसका जो सामान था साइड में रख दिया, उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। उसको 2 दिन तक तो खाना नहीं दिया, केवल पानी पिलाता रहा, ताकि इसका जो भूख वाला काम है वो क्या हो, कुपच हो गई, उसे डाइजेशन हो गई है, तो उसे क्या हो, पहले डाइजेस्ट हो जाए। 2 दिन तक केवल पानी पिलाया। वहां जाके लोगों के कुत्तों के बीच में छोड़ा गया, उसने कोई भी मूवमेंट नहीं किया, ना भौंका, कुछ नहीं किया। सब कुत्तों ने सोचा ये तो वैसे ही मरी हड्डी है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, सब उसे छोड़ के चले गए। 2 दिन के अंत में उसने थोड़ा घुर्राना और भौंकना चालू किया। फिर वो जाके जहाँ गार्डन में आगे यार्ड था, उसमें वो खेलते थे कुत्ते, उन सब के साथ भौंकने लगा, जाके खेलने लगा, ऐसा करके वो सोने लगा। फिर उन कुत्तों के साथ रोज खेलता। शाम को खाने के लिए इसको मेहनत करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि जैसे ही खाने के कुछ कटोरे रखे जाते, 1 2 3 4 ऐसे कुछ रखे जाते होंगे, तो फर्स्ट थर्ड डे जब इसको खाना मिला था तो इसने सोचा क्या होगा कि सब खा लेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा और खा लूंगा। लेकिन सबको पता है कि कुछ रख दो उसमें और जानवरों को छोड़ो तो सब एक दूसरे के खाने के लिए भगते हैं। तो भाई साहब ट्रिकी साइड में बैठे रहे, सब कुत्ते खा पी के बज गए। ट्रिकी बाद में आए, देखा तो कटोरा खा ली, उस कटोरे को चाट चूट के भग गए। उन्हें समझ में आ गया कि भूखे रह गए, ऐसे नहीं मिलेगा। अगले दिन से जैसे ही कटोरा रखा गया, ट्रिकी समझ गया कि भाग के जाना होता है, खाना होता नहीं तो भूखे रह जाएंगे, 3 दिन से भूखे हैं। तो ट्रिकी भाग के गया, खाने लगा। उस दिन से वो खाने के लिए दौड़ लगाता, लड़ता झगड़ता, भौंकता भी कि हटो मुझे साइड दो, जगह दो, ऐसे करके उसकी एक्सरसाइज होती। पूरे दिन कुत्तों के साथ खेलता रहता और चूहों का शिकार करता। चूहे थे उसमें कुछ, उनको पकड़ता सब कुत्तों के साथ। तो एक से दोस्ती हो गई थी। ग्रे हाउंड कुत्ते का ब्रांड है, जिसको ग्रे हाउंड बोल रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद मिसेज पंफ्री का रोज फोन आता कि कैसा है वो, उसके कपड़े बदले कि नहीं, उसका तकिया बदला कि नहीं, उसकी कोई कोट ट्वीट जो कोट है उसको पहना रहे हो कि नहीं, जैसे सुबह नॉर्मल रहे तो उतार दो, शाम को ठंड लगी तो पहना दो, सब ध्यान रख रहे हो। ये कहते हैं हाँ हाँ सब हो रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था, ना कोट पहना रहा, ना उसका खाना। यहाँ तक कि उसके बेड थे वो भी साइड में रखे, एक बॉक्स सा था, सब कुत्ते उसमें रहते थे, इसके लिए भी एक बॉक्स बना दिया गया कि इसमें रहे। तो उसका ट्रीटमेंट किया इसने एक्सरसाइज से, ठीक है, बिना किसी में दवाई के, और हल्का फुल्का खाने के साथ, कोई भी दवाई नहीं दी, कुछ भी नहीं किया इसके साथ। 15 दिन हो गए। अच्छा कुछ दिन हुए तो मिसेज पंफरी पूछती रहती कैसा है, तो इन्होंने फोन से कह दिया कि अब हालात में सुधार है, अब खाने पीने लगा है। जैसे ही मिसेज पंफरी को ये पता चला, अब मिसेज पंफरी चिंतित कि बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, तो शायद ये बीमार है तो कमजोर हो गया होगा। तो एक काम करते हैं, 2 दर्जन अंडे भेजने लगे, यानी लगभग 24 अंडे एक दिन में भेजती कि ये मिसेज उसको खिलाना ट्रिकी को। ट्रिकी ने ट्रिकी को उसने दिया ही नहीं। मिस्टर हैरियट जानते थे इसे डाइट पे रखना है, तो जो 24 अंडे थे मिस्टर हैरियट और उनका जितना भी स्टाफ था सुबह ब्रेकफास्ट में आराम से खाते। एक आध दिन ही हो पाए थे, उन्होंने कहा कि अरे उसमें दिक्कत कमी आ गई होगी, तो कुछ कीटाणु भी फैल गए होंगे बीमारी की वजह से। तो ब्रांडी यानी एक वाइन होती है, पहले वाइन भेजी, वाइन की बोतल भेजने लगे। अब तो इनके जलवे हो गए, दोपहर में बढ़िया वाइन पीती, सुबह अंडे खाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो ब्रांडी भेजने लगी, मतलब दारू की सही देसी बोतल जिसमें अल्कोहल ज्यादा होता है। अब शाम को तो आग जलाते ये लोग और चारों तरफ बैठ के बढ़िया पी रहे होते ब्रांडी। सुबह शाम दिन रात इनकी पार्टी चलने लगी। इनके साथ वाले कहने लगे, टेम्पटेशन का मतलब लालच, इनको लालच आ गया कि इसको तो हम यहीं रख ले, परमानेंट गेस्ट बना लो, खाना पीना तो भी आता रहेगा, साथ में दारू भी आ रही है। लेकिन 15 दिन हुए थे, लगभग 2 हफ्तों बाद मिस्टर हैरियट ने कॉल किया कि सुनो आपका ट्रिकी ठीक हो गया है, आप ले जा सकती हो। मिसेज पंफरी भागती हुई अपनी गाड़ी से आई, बहुत लंबी सी गाड़ी थी, और कहाँ कहा कहाँ है मेरा ट्रिकी, ले आओ। ट्रिकी को अंदर लेके आए। ट्रिकी ने जैसे ही मिसेज पंफरी को देखा, मिस्टर हैरियट की गोद में से उछल के ट्रिकी मिसेज पंफरी की गोद में पहुंच गया और लाड़ प्यार में उन पर भौंकने लगा, उनका मुंह चाटने लगा। और ट्रिकी मिसेज पंफरी की आंखों में आंसू थे
और खुशी के आंसू थे कि मेरा ट्रिकी ठीक हो गया। और जाते जाते वो मिस्टर हैरियट से कह गई, मिस्टर हैरियट मुझे नहीं पता आपको मैं कैसे धन्यवाद कहूँ, लेकिन ये ट्रम्फ ऑफ सर्जरी है। ट्रम्फ का मतलब होता है विजय या जीत, सर्जरी का मतलब जानते ही हो। तो उसे लग रहा है क्या है कि जो बहुत ज्यादा मोटा ताजा था, वो मोटा ताजा फैट पूरा घट गया, वो एक हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका है, यानी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फिट एंड फाइन है वो, अब पहले जैसा नहीं रहा। तो उसके लिए तो क्या है, जैसे किसी का मोटापा ज्यादा हो, तो मोटापा कम करने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो सर्जरी कर दो, मांस काट के हटा दो। ऐसे ही उसने सोचा कि उसका भी क्या हुआ है, ट्रम्प ऑफ, उसकी भी कोई सर्जरी हुई है, पूरा मांस हटा के साइड में रख दिया गया। हालांकि उसे भी पता है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए तो सर्जरी है ना, बहुत ज्यादा कम हो गया। आगे आ जा, टाइम पे आया करो बेटा। अब इसकी कुछ क्या है, आपका चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, लैंग्वेज थी उसकी, तो बहुत सारी मीनिंग्स है इसमें, उन मीनिंग्स को हमें लिखना है। कॉपी निकालना, मीनिंग नोट करना, यहाँ से इंग्लिश में होंगी, हिंदी में मैं साथ साथ में बता दूंगा। आधी आज लिखाऊंगा, आधी कल लिखाऊंगा, ठीक है कि नहीं, वरना एक ही साथ लिखोगे तो बोर हो जाओगे आप लोग। ये पहले लिख लो, अच्छा समझ लेना, फिर बता रहा हूँ। मिस्ट्रेस का मतलब हिंदी भी लिखता जाता हूँ, मालकिन। ब्लॉटेड का मतलब होता है मात्रा में अधिक होना। चलो पहले लिख ही लो, फिर बता दूंगा। पेपर में अगर कोई मेरी आती है तो इंग्लिश में ही आपको जवाब देना पड़ेगा, हिंदी में नहीं, ठीक है नहीं, इसलिए इंग्लिश में लिखा दिया। हिंदी के मतलब सभी के अभी बता दूँ। बाकी सभी
चलो और एक काम और करो, जैसे आपको लग रहा हो सर बहुत बड़ी बड़ी मीनिंग है, तो कुछ की मैं हिंदी बता देता हूँ, हिंदी समझ लेना, जो पेपर में आ सकती है उनको इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। मिस्टेक्स को शॉर्ट में लिख लो, एक ही शब्द में, क्या, मालकिन, और पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉटेड का मतलब देखो एक्सेसिव, मतलब अधिक, समझ लो, आप रुक जाओ 2 मिनट। एक्सेसिव का मतलब अधिक, इन साइज और अमाउंट, कोई चीज़ जो साइज में या फिर मात्रा में कैसी हो, अधिक हो, उसी को क्या कहते हैं, ब्लॉटेड। तो आप हिंदी लिख सकते हो, साइज में या फिर अमाउंट में ज़्यादा होना क्या कहलाता है, ब्लॉटेड। तो मैं बोलता जा रहा हूँ, लिख लो। ब्लॉटेड की हिंदी लिखो, साइज या अमाउंट में अधिक होना, साइज या अमाउंट में अधिक होना। सॉसेज का मतलब लिखो, सॉसेज, सॉसेज मीनिंग लिखना, ये 3rd नंबर की, इसका मतलब लिखना सिलेंडर के आकार का, सिलेंडर के आकार का मांस का टुकड़ा, सिलेंडर के आकार का मांस का टुकड़ा। मतलब जो लोग मांस खाते हैं, वो सिलेंडर के आकार का कोई मांस हो, उसे पका दिया जाए, उसे क्या कहेंगे, सॉसेज। सिलेंडर के आकार का मांस का टुकड़ा। पूछेगा नहीं, टेंशन मत लेना, जो पूछेगा बता दूंगा आपको। ब्लड शॉट का मतलब लिखो, आंखों में खून होना, आंखों में खून दिखाई देना, आंखों में खून दिखाई देना। आंखों में खून दिखाई देना। हो गया। इस मीनिंग को इंग्लिश में लिखो, ये आ सकती है। र्यूमी का मतलब होता है वाटरी, मतलब आंखों में पानी आ जाता है, उसको कहते हैं र्यूमी, आइस। तो इसको इंग्लिश में लिख लेना, र्यूमी मतलब वाटरी, आंखों में पानी आ जाना, उसको र्यूमी कहते हैं। इसको इंग्लिश में ही लिखना। हो गया। यहाँ लोल्ड का मतलब है लटकना, जीव लटकती रहती थी ना उसकी, आपता रहता था, तो लोल्ड का मतलब लटकना। हाँ हिंदी में लिख लो, जो पूछी जाएगी वो बता दूंगा। हेस्टेंट का मतलब होता है जल्दबाजी में होना, जो इंग्लिश में लिखाऊंगा बता दूंगा। हेस्टेंट का मतलब, जल्दी तो नहीं बोल रहा मैं, हेस्टेंट का मतलब जल्दबाजी में होना। इस लिस्टलेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में लिखना, इसकी जो मतलब है, लिस्टलेस का जो मतलब है उसे इंग्लिश में लिखना। लिख नहीं रहे हो फ्रेंड्स, नोट करो। लिस्टलेस को इंग्लिश में लिखो पूरा, हिंदी समझा दूंगा मैं। हो गया। अगला है आपका, अच्छा इसकी हिंदी, लिस्टलेस का हिंदी भी मतलब लिख लेना, एनर्जी की कमी होना, एनर्जी की कमी होना। लिस्टलेस का हिंदी मतलब क्या है, एनर्जी की कमी होना, इंग्लिश में कहते हैं लैकिंग एनर्जी। हो गया। अगला लिखो, मेल न्यूट्रिशन, हिंदी में लिख देना कुपोषण। मेल न्यूट्रिशन का लिख देना कुपोषण। कुपोषण मतलब सही से पोषण ना मिले तो क्या हो जाता है,
कुपोषण। ये कॉड लीवर ऑयल लिखा है, मछली के तेल के कैप्सूल आते हैं इसके, लिख लो मछली के तेल के कैप्सूल। कॉड लीवर ऑयल बिस्कुट भी होते होंगे, जैसे खिलाया जाए वैसे दे सकते हो आप। लीवर, मछली का जो लीवर होगा उसमें से निकलता है वो तेल, उसको देते हैं। अगली मीनिंग आपकी रिलेंट। रिलेंट का मतलब लिखो हालात में सुधार होना, हालात में सुधार होना, हालात में सुधार होना। अगली मीनिंग लुम्बेगो। लुम्बेगो का मतलब लिखो पीछे कमर में दर्द होना, कमर की जो हड्डियां होती है, जॉइंट्स होते हैं, उनमें दर्द होने लगता है, उसको क्या कहते हैं? लुम्बेगो। अच्छा, ये पेज खाली छोड़ना, इसमें मीनिंग लिख रहे हो। आधी कल लिखेंगे, आधी परसों लिखेंगे, आराम आराम से, ठीक है। ग्रामर के में क्या चल रहा था ये बताओ। टेंस में कितने हो गए? हु का भी हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया कुल मिला के, और उधर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। चलो अब देखो पूरे इंग्लिश का मेन टेंस है ये, ठीक है, ध्यान देना। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसमें भी का नियम हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में का नियम नहीं हुआ। कोई बात। अब ये बता, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया था या पास्ट इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट में का नियम नहीं हुआ। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देख लो और क्या करें। इधर देखना, जिन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा एक बार देख लो शॉर्ट में, फिर का नियम इसी में बता दूंगा, ठीक है, रिपीट हो जाएगा आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो क्या है? क्या पहचान है? मेन वर्ब के अंत में ता है ती है ऐसा कुछ आ जाए। ता है, ती है या ते है, ऐसा कुछ आता है, वो टेंस कौन सा कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें हमने जो बताया था तो उस पर ध्यान देना। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, कैसा है? तो उसमें क्या करेंगे? मेन वर्ब में लगाएंगे एस या लेकिन उसका भी एस या एस लगाने का कोई नियम है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या एस क्या होती है? लगती है। लेकिन सब्जेक्ट अगर आपका कैसा हो तो एस या एस, ये जो एस या एस है मेन वर्ब में क्या है? एस या एस। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या एस लगेगी, प्लूरल होगा तो एस या एस नहीं लगेगी। पीछे वाले बेटा ध्यान दे लेना। पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती।
हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो क्या करते हैं, मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं, एस या ई एस। समझ में आ गया? प्रशांत क्या दिक्कत है? क्या बात है, क्या कह रहे हो? शांति से बैठे। पॉजिटिव सेंटेंस होने पर मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगी, ठीक है, लेकिन कब लगेगी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो, प्लूरल होगा तो एस या ई एस। एक सेंटेंस बना के देखते हैं। मैंने कहा वह यहाँ रोज आता है, और मैंने कहा हम यहाँ रोज आते हैं। दो सेंटेंस है, एक तो वह यहाँ रोज आता है और अगला क्या हुआ, हम यहाँ रोज आते हैं। दोनों को समझना। अब देखो आता है, आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। इसमें मैं दोनों में बता ही तो रहा हूँ, और जब मैं बताऊंगा तो वो कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव। सब जानते हैं सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट कौन है, इसमें ही और इसमें यहाँ कौन आता है, वह, यहाँ कौन आता है, हम। तो सब्जेक्ट यहाँ ही हुआ, यहाँ कौन हुआ, वी। अब सब जानते हैं पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, क्या होती है, तो मेन वर्ब यहाँ क्या है, कम, और यहाँ भी क्या है। अब बात आ गई किसकी, एस या, तो इस मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगी या नहीं। तो मैं एस या ई एस कब लगाऊंगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो ही सिंगुलर है तो इसमें क्या लगेगी, एस लग जाएगी। और ही वी प्लूरल है तो कम में एस, ही सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है तो एस या ई एस लगाते हैं। वी सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है तो एस या ई एस नहीं लगाते। फिर सब जानते हो नॉर्मल है, आते हैं कि कम, यहाँ के लिए हेयर, और रोज को क्या कहेंगे, ऐसे यहाँ हेयर। और तो कोई बदलाव था नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत थी क्या? फिर हमने देखा नोट किया कि सर सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, कैसा, या फिर कैसा हो, तब हेल्पिंग वर्ब लगती है डू और डज। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव, तब आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डू या डज। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेंटेंस बना के देखते हैं। मैंने लिखा वह यहाँ नहीं आती है। अब जैसे नेगेटिव बना तो मुझे पता चल गया नेगेटिव में क्या लगेगा, डू और, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ कौन है, वह, मतलब क्योंकि आती है लड़की है तो सब्जेक्ट कौन हुआ, सी। अब मना कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू या डज। सब जानते हो सिंगुलर में डज लगता है, प्लूरल में ये सिंगुलर ही तो है, सिंगुलर में क्या लगाएंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत? मना कर रही है तो नॉट। डू डज के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, आने के लिए, और यहाँ के लिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? अब मैं इसी को मैं कहता हम अंडे नहीं खाते हैं, हम अंडे नहीं खाते हैं, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले हम की स्पेलिंग वी। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है डू या, तो वी प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू। मना कर रहा है तो संडे वाले दिन सब आए थे, संडे वाले दिन नहीं आए होगे तो हो सकता है आपको फॉर्मूला ना पता हो। इधर लिख देता हूँ, कोई भी सेंटेंस बनाने का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से सभी सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होता है, हमने लिखा सब्जेक्ट सी, फिर क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब थी डू और डज तो मैंने डज लगाई, फिर क्या लिखना होता है, अब मना कर रहा है तो नॉट तो आएगा ही, फिर मेन वर्ब आती है तो कम, यहाँ तो हियर। ऐसे वी, डू नॉट सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब क्या लगना है, क्या करते हैं, खाने के लिए ईट,
इसके बाद क्या आता है, क्या खाते हैं, मतलब बात समझ में आ गई क्या। फिर हमने दूसरा नियम पढ़ा था, वो क्या था उसको समझना, रिपीट कर रहा हूं दोबारा। जब क्या पहले आए, किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाए, तब आप क्या करोगे उस पर ध्यान देना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में, यानी फॉर्मूला हमारा ऊपर वाला ही है, बस इसमें क्या किया गया, ये हेल्पिंग वर्ब उठ के कहाँ चली गई, आगे। बाकी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब तो यहीं रहेंगे। देखो मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो क्या पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे। तो अगर मैं इसमें लगा दूं क्या वह यहाँ नहीं आती है, तो क्या पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, तो मैं डज यहाँ से उठा के कहाँ रखूँगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं तो उठा के रख दूंगा, तुम अपनी कॉपी में सही लिखना पहले से। क्या पहले आने पर डज कहाँ लगी, कोई दिक्कत। एक और सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस है, क्या तुम मुझे जानती हो। अच्छा है तो हो कर दो। अमन कोई दिक्कत है क्या पीछे, बेटा जो भी बैठा है, या कोई भी मजाक मस्ती ना करे किसी से भी है। आप सभी आपस में नए हो सकता है आप कोई मजाक करो, आगे वाला बुरा मान जाए, पता चला कोने पे खड़े लड़ रहे हो, एक दूसरे कॉलर पकड़े हो, यहाँ पे धुआंधार मुंह से गोली चला रहे हो, गालियों वाली, हो सकता है। पर ध्यान रखना, मैंने कोई क्लास का लड़का बाहर लड़ते हुए देखा, यहाँ से गली के कॉर्नर तक, वहाँ कहीं भी गलती किसी की हो, दोनों को मारूंगा मैं, ध्यान रखना। कोई दिक्कत हो मुझे आके बताएं, कोई डिस्टर्ब कर रहा हो तो, आपस में निपटारा किया तो यहाँ से घर तक निपटारा करूँगा मैं, ध्यान रखना। ये तो नॉर्मल गली शांत है, पीछे शोर शराबा बब्बर बहुत होता था, पूरे अम्बा का लड़का पूरी गली में आतंक मचाता था। मेरी कोचिंग पे आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ फालतू, जो पढ़े हैं पिछले साल जानते होंगे। फिर बता रहा हूँ, यहाँ किसी को कोई दिक्कत हो मुझे बताएं, ठीक है, मैं समझा दूंगा आपके सामने वाले को। आपस में निपटारा करने मत चला जाना बेटा, घाटा आपका है, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, ठीक है कि नहीं। क्या तुम मुझे जानती हो, क्या पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखो सब्जेक्ट कौन है, यू। अब हमें मालूम है क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। अब यू के साथ हम जानते हैं यू प्लूरल है तो क्या लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा, तो डू यू। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब कौन आया, मेन वर्ब कौन है, जानने के लिए। फिर मुझे तो, नियम समझ में आ गया। अगला नियम क्या है उसको भी समझ लो। अगला नियम समझना, लिखना नहीं है, ये मैं लिखा चुका हूं, ठीक है। जिनके पास नहीं लिखा बाद में लिखा दूंगा। अब ध्यान देना, अगला नियम क्या होता है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ये सेंटेंस के कहाँ देखने को मिले, बीच में। पूरे इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ये जो 3 नियम है पूरे इंग्लिश में चलेंगे। क्या पहले आए तो पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कोई बीच में आए, क्या, कब, क्यों, कैसे, तब के लिए फॉर्मूला अपना रहेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और। ये फॉर्मूला कब के लिए, जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाए, बीच में। इसी का क्वेश्चन वर्ड बीच में लाके देखते हैं।
मैंने कहा तुम यहाँ कब आते हो। हाँ, तुम यहाँ कब आते हो। तो हमने देखा यहाँ कब क्वेश्चन वर्ड है अपना, ये कहाँ आ गया, सेंटेंस के बीच में आ गया। तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आने पर कहाँ लिखा जाएगा, कब की स्पेलिंग व्हेन। क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब क्या लिखना है, कोई भी सेंटेंस करने से पहले उसको पहचान लेना। हमने देखा आते हो, ताहे तीये आ गई मेन वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू, और सब्जेक्ट अपना यू है, तो यू के साथ में क्या लगाऊंगा, वो कहाँ लग जाएगा, तो व्हेन डू यू। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब और अब कौन बचा, क्या करते हो, कम। और यहाँ तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, इतना मैं करा चुका था। सबको क्लियर है क्या, नियम क्लियर है, लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना, क्या लिखना है वो बता दूंगा, आपको नियम पता होना चाहिए। चलो फिर सुनना, टेंस हमने पढ़ा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या पड़ी, मेन वर्ब में ता है। आपको जो लिखना है बता रहा हूं, जिनके पास नहीं लिखा, मेन वर्ब में ता है तीये आ जाए। फिर हमने कहा क्या कि सर सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ई एस का। फिर हमने एक नियम पढ़ा और कहा एस या ई एस तब लगती है जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो, तो एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर एस या ई एस, नेगेटिव सेंटेंस होने पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज। नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, यहाँ तक समझ में आ गया। ये 3 फॉर्मूले के मदद से हमने पूरे इंग्लिश के सेंटेंस उस दिन भी बना के दिखाए थे। जिसने नहीं देखे तो YouTube पे जाना, सर राहुल भदौरिया डालना, 1 घंटा 38 मिनट की वीडियो है टेंस की, जो पिछले संडे को पढ़ाई है तुम्हारी बैच में। आधे लोग गायब थे शायद उसमें, तो जिन्होंने नहीं देखी या आज नए आए हैं तो उस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको टेंस हमेशा के लिए आ जाएंगे, भूलोगे नहीं। ठीक है, घर पे जाके ध्यान से देख लेना, उसे पूरा देखना। ऐसे नहीं कि देख रहे हो इसमें आगे क्या है, तोता नहीं उड़ेंगे उसमें। आराम से पढ़ना है तो ढंग से देखो, रील्स के हिसाब से नहीं कि मज़ा नहीं आ रहा है इसमें दूसरी देख लो। ठीक है कि नहीं, पढ़ाई के लिए पढ़े ढंग से। अब देखो जो पढ़ना है हमें, क्या है, हु का नियम। अब हु का नियम क्या है, पूरे इंग्लिश में देखो। वैसे तो नियम क्या दिखाई दिया, सर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों में थोड़ा सा अलग होता है हु का नियम। काय का नियम, बाकी किसी भी टेंस में हु का नियम सेम चलता है, इन दोनों में हु का नियम बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में भी हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसमें कौन सा नियम बनता है, हु का। हु का नियम है क्या, उसको समझो। हु का मतलब होता है कौन, क्या होता है, या फिर कौन, या ये मतलब होता है हु का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपको कौन या किसने लिखा मिल जाए तब आप इस नियम को फॉलो करोगे। नियम क्या है, आपको पहले लगाना पड़ेगा हु प्लस मेन वर्ब में क्या लगेगी, एस या। अब सिंगुलर प्लूरल से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, कौन और किसने आया तो हु के साथ मेन वर्ब में एस या एस लगेगी ही लगेगी। ठीक है कि नहीं। फिर क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सवाल पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब सेंटेंस गलतियां कहाँ होती है, जिसने ये हु का नियम नहीं पढ़ा वो गलत कर देता है। मान लो मैंने एक सेंटेंस आपको लिखा और आपसे कहा
तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो आपने नोटिस किया यहाँ कि सर यहाँ कौन बीच में आ गया और लास्ट में आ रहा है ता है ती है, तो टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बीच में कौन आ रहा है तो ये काय का नियम हो गया। अब हु का नियम आप जानते हैं, सबसे पहले क्या लगाते हैं, तो पहले हमने क्या लगाया, फिर क्या लगाते हैं, क्या है मेन वर्ब, पढ़ाने के लिए मेन वर्ब में क्या लगानी है, लगानी ही लगानी है, तो हमने क्या लगा दी, टीचर्स हो गया। हु टीचर्स, ऑब्जेक्ट किसे पढ़ाता है, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए दो सवाल पूछते हैं, क्या और क्या पढ़ाता है, इंग्लिश किसे पढ़ाता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट दिए जाएं, कितने, तो पहले लिविंग वाला ऑब्जेक्ट लिखें, कौन सा वाला, लिख तो हम उसे भी सकते हैं पहले, लेकिन नियम थोड़ा सा टू लगा के करना पड़ेगा, बट उस नियम को छोड़ो, सीधी सी बात, आप क्या करो, लिविंग वाला ऑब्जेक्ट लगाओ। इसमें अंग्रेजी लिविंग है या तुम, तो हु टीचर्स पहले क्या लगाओगे, फिर बचा हुआ, समझ में आ गई बात। एक सेंटेंस और देखो, मैंने कहा घर, या मैंने कहा फ्रिज में से चॉकलेट मान लो फ्रिज में कोई चॉकलेट रखी है, तो मैं पूछ रहा हूँ फ्रिज में से चॉकलेट कौन खाता है। तो सबसे पहले कौन के लिए, हु खाता है, यही तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में क्या लगानी है, तो हु ईट्स क्या खाता है, चॉकलेट, कहाँ से, फ्रिज में से के लिए आपको क्या लगाना है, फ्रॉम द फ्रिज। बात समझ में आ गई, ये काय का नियम था। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मुझसे अभी पूछ दो। आ गया इधर सबको समझ में, थोड़ा थोड़ा वाला कोई हो तो पूछ लो, मैं पूरा कर दूं उसे, क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ा आ गया थोड़ा नहीं आया, तो पूरा आना चाहिए, नहीं आया तो मुझसे पूछ लो अभी, ठीक है कि नहीं बेटा, सबको आ रहा है, झूठ मत बोलना। ये नियम लिखा है, सबसे पहले क्या लगाना है, प्लस, फिर ऑब्जेक्ट, और अब इसमें नियम नंबर 2 और है, उसे और देख लो, ये नियम नंबर 1 था, ठीक है कि नहीं। चलो लिख लो, नियम नंबर 2 बाद में करेंगे। जिन लोगों के पास टेंस नहीं लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो पहले इसको लिखें, या फिर सबसे पहले आप किसे लिखो, इसको। ये जो इस कोष्टक में लिखा है ये फॉर्मूले हैं पूरे टेंस के, पूरे इंग्लिश के लिए, तो पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर दूसरे नंबर पे ये वाला पोर्शन लिखना, फिर लिखना आप हु का नियम, ठीक है कि नहीं। अच्छा, और एक चीज और है, कल 18 लिखो लिखो, पहले लिख लो। कुछ नहीं, आओ पढ़ने, पढ़ाऊंगा कल भी। समझ में आ गया ब्रजमोहन।
आ रहा है पक्का? सही समझ में आया? बना दोगे? टेस्ट में क्वेश्चन कम लिख के गया, एक की याद ही नहीं। एक पूरा करो। प्रशांत प्रिंस, जो नहीं आया बेटा तुरंत पूछ लीजिए, ठीक है? मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि तुम सोचो बाद में पूछेंगे साल के एंड में, तो तब तक तो तोता उड़ जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो अभी पूछो, समझ में आई बात? जब करा रहा हूँ मैं तभी पूछ लो सर ये कैसे आया, तो मैं तुरंत बता सकता हूँ। वीडियो देखा? कहाँ है कॉपी, दिखाओ लिखी हुई। नहीं तो 1 घंटा 38 मिनट की वीडियो पूरी देख के आनी है वो, और उसे फिर देखने के बाद कॉपी में लिखना है, तो जो छूटा है निकल जाएगा। गलती तुम्हारी है, सोते रह गए तुम लोग, उस दिन आए नहीं। तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे यूट्यूब से कोई फ़ायदे नुकसान की चिंता नहीं है। तुम देखते हो, तुम्हें पढ़ाते वक्त मैं कैमरे को देखता भी नहीं। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लोगों के लिए बन रहा है, छूटे तो उसे वहाँ से कवर कर सको। ठीक है तनुज, उस वीडियो को देख के आना टेंस वाली को। समझ में आ गया? यस सर। जा सकते।